चलिए नमस्ते, नमस्कार। हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। आज हम लोगों को पढ़ना है व्यंजन संधि, ठीक है? तो क्योंकि हमें समय की थोड़ी-सी आवश्यकता है, तो इसलिए व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में मैं आप लोगों को शब्दावली नहीं कराऊँगी, शब्दावली हम लोग शुरू करेंगे अगले टॉपिक से। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि की। ध्यान दीजिएगा, जो छात्र अभी तक नहीं आए हैं, वो अगर इसके बाद आते हैं अब, तो उनसे बहुत कुछ मिस होने वाला है, क्योंकि शुरुआत में आपका बेसिक होगा और जो मैं आपको बेसिक अभी करवाने वाली हूँ, तो बेसिक आपको समझ में आएगा। अगर बेसिक समझ में नहीं आया, तो फिर व्यंजन संधि आपको समझ नहीं आएगी। ऑनलाइन में छात्र ने कहा है कि मैम संधि विच्छेद समझ नहीं आ रहा है। संधि विच्छेद आपको इसलिए नहीं समझ में आया है क्योंकि आपने संधि को उस तरीके से नहीं किया जैसे मैंने आपको बताया है। आपने जो होमवर्क किया है, आज आप अपने उस होमवर्क को मुझे डाउट बॉक्स में भेजिए, उनका फोटो खींचकर कि हाँ मैम मैंने किया है। अगर आपने किया है तो, और अगर आपने नहीं किया है तो इसलिए आपको संधि विच्छेद नहीं समझ में आएगा। मैंने आप लोगों को पहले दिन ये बात समझा दी थी कि इसे हम बार-बार क्यों अभ्यास करेंगे, ताकि हमको ये पता चल जाए कि कैसे अलग मतलब कैसे जुड़ रहे हैं। और जब हमें इनका जुड़ना पता चलता है, तो इनके जुड़ने से ही हमें पता चलता है कि ये कैसे अलग होते हैं। लेकिन क्या होता है कि छात्र जो हैं वो हल्के में ले लेते हैं। मैं जब कोई होमवर्क देती हूँ, तो हल्के में ले लेते हैं कि संधि आ गई। एक बार हमने देखा हिम प्लस आल्य किया, या विद्या प्लस आल्य किया, या छात्र प्लस आवास हमने किया, अरे ये तो बहुत आसानी से हो जा रहा है। या नदी प्लस ईस किया तो नदीस बन गया, या इस तरह से हमने उमा प्लस ईस किया तो उमेश बन गया। वाओ कितना अच्छे से हो रहा था, अब सीख गया मैं। तो ऐसा लगता है आपको ये 2-4 शब्द करने के बाद। लेकिन ध्यान रखिए, मैं बार-बार आपसे कह रही हूँ कि जितने शब्द मैंने दिए हैं, जितने उदाहरण दिए हैं, उन सारे उदाहरणों को एक बार रफ कॉपी पे जाके अभ्यास कर लो। तो इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको संधि विच्छेद करना नहीं आएगा जब तक आप उसका संधि करना नहीं सीखेंगे। तो आपको ये करना है। अब मैं देखती हूँ कि आपने किया है या नहीं किया है। कौशल यादव का ये है, तो मुझे इंतजार रहेगा कौशल यादव के डाउट का, मतलब कौशल यादव के होमवर्क का, जो आपको फोटो खींच के डाउट बॉक्स में मुझको भेजना है। ठीक है, तो देखते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगी आपकी समस्या का समाधान तभी करूंगी। हम लोग शुरू करेंगे व्यंजन संधि। तो देखो, सबसे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, सबसे पहले तो हमने कहा था कि जो हमारी संधि है वो कितने प्रकार की होती है। जब हमने संधि के बारे में जाना था, तो 3 प्रकार की संधि थी। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमने स्वर संधि की परिभाषा जानी थी कि यदि किसी स्वर का मेल किसी स्वर से होता है, तो जो उत्पन्न विकार होगा वो हमारा क्या होगा? स्वर संधि होगा। अब हम यहाँ पर जानेंगे व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि की परिभाषा कहती है कि किसी भी स्वर का मेल किसी व्यंजन से, अथवा किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से, अथवा किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से होता है, तो वहां हमारी कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तो इसी पॉइंट को हम समझेंगे, यानी इसमें 3 स्थिति होती हैं, तो 3 स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम इसको यहाँ पर देखेंगे। तो इसकी परिभाषा वही है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। तो देखते हैं परिभाषा क्या कह रही है और इसको समझेंगे। मार्क कर लेना है। कह रहा है कि व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण, अथवा स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण, अथवा व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि समझने के लिए हमको ये पता है कि 11 स्वर हैं हमारे। तो ये तो आपको पता है कौन कौन से हैं। अ से लेकर औ तक ये 11 स्वर हो गए। अब जो आपके व्यंजन है, व्यंजन आपको ध्यान में रखने होंगे। तो बताइए कि मैंने एक प्रश्न लिखवाया था आपको कि परंपरा के आधार पर आपके व्यंजन कितने होते हैं? परंपरागत रूप से व्यंजन कितने होते हैं, ये प्रश्न था। तो बताइए कितनी संख्या पड़ी थी? परंपरा के आधार पर जो हमारे व्यंजन हैं उनकी संख्या कितनी होती है? कितनी बताई थी? नहीं याद किया, कुछ भी याद नहीं कर रहे। एक भी प्रश्न पूछ लो तो नहीं होता है। 40। नकल करो अभी, अभी करो, ताकि आगे हमेशा याद है। जहां व्यंजन लिखवाया है ना, वहां पे लिखा होगा आपने। मैंने जब व्यंजन की संख्या लिखवाई है, वहां पे लिखा है जहां पर व्यंजन है। कितने कितने हैं बताओ? क्या ये अच्छा था उत्तर, है ना? 33। कहां से लेके कहां तक? क से लेकर ह तक। तो आप ध्यान रखिएगा, क्यों ऐसा क्यों है, हम व्यंजन में 33 क्यों ले रहे हैं? तो याद रखिए, मैंने आपको बताया है शुरू से कि जो हमारी संधि होती है, वो हमारी संधि किसमें होती है? वो संस्कृत के शब्दों में होती है, और संस्कृत में व्यंजनों की संख्या 33 है, क से लेकर ह तक। तो इसीलिए हमारे जो व्यंजन है वो क्या होते हैं? 33 होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, पीछे आवाज आ रही है या आपको कम लग रही है आवाज? अगर कम लगे तो बता देना, क्योंकि फैन वगैरह चलता है तो आवाज का थोड़ा साउंड जो है कम हो जाता है। तो जो इसका माइक है हम उसको ऑन कर लेंगे, जो साउंड बॉक्स है। अभी मैंने किया नहीं है क्योंकि इतनी आवश्यकता नहीं है, पर जब थोड़ा संख्या ज्यादा होती है छात्रों की, तो उस समय जरूरत पड़ सकती है। चलिए, तो हमें यहाँ पे पता चला कि जो हमारे व्यंजन है वो कितने हो जाएंगे? 33। तो अब आपको क्या समझ में आया? आपको समझना है कि 11 स्वर और
33 व्यंजन, इनके अंदर आपस में मेल होगा, ठीक है, किसका किससे होगा वो हम नियम के अनुसार पढ़ेंगे। तो इनका आपस में मेल होगा और उस मेल से जो विकार उत्पन्न होगा, यदि विकार उत्पन्न होगा तो वहां पे संधि होगी, अगर विकार उत्पन्न नहीं होगा तो संधि नहीं होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। अब इसमें अब ये भी जरूरी नहीं है, हमने 11 स्वर में तो ये देखा था कि 11 के 11 स्वर हमारे अलग अलग स्थिति में मिलते हैं और इनमें हमारा विकार जो है उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो 33 व्यंजन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे व्यंजन का आपस में मिलने से कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता हो। तो इसमें कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको किसी के साथ मिलाया जाता है तो वो कोई विकार उत्पन्न नहीं करते। तो अब आपको स्थिति समझनी है कि कौन से व्यंजन का मिलने से विकार उत्पन्न होगा। तो इसके लिए आपको याद करना होगा कि व्यंजन जो थे हमारे पास 33 व्यंजन, ये कौन कौन से थे। तो 33 व्यंजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि 25 व्यंजन थे हमारे पास स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो उनको एक बार फिर से दोहरा लो, नीचे दे दिया है मैंने इसलिए कि ताकि आपको ये याद आ जाए कि इनमें हमने क्या क्या पढ़ा था, किस किस को पढ़ा था। तो यहाँ पर हमारा माँ तक ये हमारे क्या थे, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन को हमने 5 भागों में बांट दिया था। क वर्ग में ये 5 बांट दिए थे, ठीक है। च वर्ग में ये 5 बांट दिए थे और ट वर्ग में ये 5 बांट दिए थे और त वर्ग में ये 5 बांट दिए थे और प वर्ग में ये 5 बांट दिए थे, ठीक है, याद है सबको। अब इनको हमने क्रम में भी बांटा था, 1 2 3 4। तो इन वर्गों का पहला वर्ण जो है वो कौन सा है, क, यानी ये वाला। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जब हम नियम लिखेंगे कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, जब बात होगी कि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, तो आपको ये याद रखना है कि प्रथम वर्ण का मतलब है कि स्पर्श व्यंजन के ये प्रथम वर्ण। और प्रथम वर्ण में कौन से वर्ण आते हैं, ये 5, क च ट त प। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। हम एक शब्द बोलेंगे कि किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये क च ट त प की बात कर रहा है। फिर अगर बोलेगा कि किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण से, तो तीसरे वर्ण का मतलब इन 5 से हो जाएगा। अगर बोलेगा कि चौथे वर्ण से, तो इसका मतलब इन 4 से हो जाएगा। और अगर बोलेगा कि 5वें वर्ण से, तो इनका मतलब इन 5 से हो जाएगा। समझ गए। अगर ये कहा अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन का मतलब है इन 4 से, ठीक है। और अगर कहा ऊष्म व्यंजन, तो ऊष्म व्यंजन का मतलब है इन 4 से। तो बात समझ में आ गई ना। तो व्यंजन संधि जो आपकी है वो पूरी तरह से आपके व्यंजनों पर निर्भर करती है। अगर आपको व्यंजन के बारे में पता है कि इसका प्रथम वर्ण कौन सा है, द्वितीय वर्ण कौन सा है, तृतीय कौन सा है, या क वर्ग में कौन से वर्ण है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए च वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है, तो बताओ कौन सा है, झ हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, द हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि प वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है, म हो जाएगा। तो आपको ना ये ऐसे पता होना चाहिए। तो ये बताइए आप में से कोई छात्र ऐसा है जिसे ऐसे चीज को याद करने में दिक्कत है, कोई भी आराम से कर लोगे ना, ठीक है, हमने पढ़ाई है, दिक्कत है नहीं। तो अगर मतलब चेहरे पे संदेह वाला भाव क्यों लेके आ रहे हो, ये कहो बिल्कुल एकदम के नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ध्यान रखिए आपके व्यंजन संधि में जो पॉइंट है वो यही है, आपको ये याद होता है तो नियम याद करना उतना ही आसान है जितना आपने स्वर संधि का याद किया है। बात समझ में आ गई। और नियम कोई खास नहीं है, सिर्फ 2 नियम है, 2 नियम में क्या आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई ना, ये इसका बेसिक है। हम लोगों ने हालांकि हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी याद दिला दिया है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपने नियम की। तो व्यंजन संधि का पहला नियम हमारा क्या कहता है। तो और एक बात और ध्यान रखिएगा, मार्केट में तमाम किताबें आपके सामने हैं, ठीक। किताबों में तमाम तरह के नियम आपके दिए हुए हैं। जैसे ये पहला नियम जो मैं आपको समझाऊंगी, इस नियम को अगर मैं चाहूं तो इसके 5 नियम बना सकती हूँ और ये 5 बार आप अलग अलग पढ़ेंगे। जब आप इस नियम को अगर 5 बार अलग अलग पढ़ेंगे तो आपका दिमाग उतना ही खराब होगा। और इन पांचों की प्रवृत्ति जो है वो एक जैसी है, तो आप इनको पांचों को एक बार में समझ सकते हैं। तो आपकी किताबों में जो नियम है वो ऐसे ही करके दिए हुए हैं, पर मैंने उनको क्या किया है, जो नियम एक जैसे काम करते हैं उनको एक जगह रख के उनको कम से कम संख्या की है और आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ जाए वो तरीका अपनाया है फॉर्मूले से। तो हो सकता है कि यहाँ पे मैं आपको 7 या 8 नियम बताऊं और आपको बाजार की किताबों में 10 15 या 20 नियम मिले। तो ये मत सोचना कि मैम ने नहीं कराया, आप उस नियम को ध्यान से पढ़ना और खोजना कि कौन से नियम में ये बात कही गई है, ठीक है। तो इसलिए घबराना मत, यहीं से आपके पॉइंट पूरे हो जाएंगे। अब देखो ये पॉइंट कह रहा है हमारा पहला वर्ण, पहला नियम कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। परिभाषा क्या कहती है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल अगर किसी स्वर से हो रहा है या
किसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो रहा है या चौथे वर्ण से हो रहा है या अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है, तो उस वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये कह रहा है। अब ये बताइए, समझ में आ गया नियम? आ गया समझ में? अरे नहीं आया समझ में, ये बोलो सीधा कि मैम नहीं आया समझ में। अब इसको समझने के लिए फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जो दिया है, जो परिभाषा दी है, परिभाषा आपको नहीं समझ में आएगी, आप इसे 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, उससे नहीं आएगा। ये आपको कैसे समझ में आएगा? फॉर्मूले से समझ में आएगा। तो चलो यहाँ पे नीचे लिखना है आपको, लिखवाती हूँ। देखो लिखना जब है, जब मैं लिख के समाप्त करूँ, अभी आपको समझना है मेरे साथ। ठीक, हमको ये पता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण संधि में, जो संधि हमारी होती है वो किसमें होती है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण का मेल किससे होता है? द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से होता है। समझ रहे हैं ना प्रथम वर्ण का मतलब और अंतिम वर्ण का मतलब? ठीक है, तो इसका कहने का मतलब यह है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण के स्थान पर अगर क्या हो, क हो या च हो या ट हो या त हो या प हो, अब इनमें आपको क्या कॉमन नजर आ रहा है? आपको इनमें ये कॉमन नजर आ रहा है कि अपने अपने वर्ग का ये प्रथम वर्ण है। ठीक है, तो इस प्रथम वर्ण का मेल अगर किससे हो रहा है? किसी स्वर से हो रहा है। तो यहाँ स्वर का मतलब है 11 के 11 स्वर या तीसरा। तीसरे का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो हमारे स्पर्श व्यंजन के तीसरे वर्ण हैं, पांचों वर्गों के, उनका। ठीक है, या चौथा। चौथे का मतलब क्या हो गया? पांचों वर्गों का चौथा वर्ण। ठीक है, या अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, या अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन में कौन सा आ गया हमारा? यार अलावा। तो कह रहा है कि इनमें से किसी का भी मेल इनमें से किसी भी वर्ण से अगर होगा तो उत्पन्न विकार क्या होता है? जब ये आपस में मिलते हैं तो याद रखिएगा कि इस नियम में भी कौन सा नियम काम करेगा? घुसपैठिए वाला। याद है ना घुसपैठिया नियम क्या है? घुसपैठिया नियम है कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है, जब वह द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से मिलता है तो जो परिवर्तन होता है वह प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में होता है। ठीक है, तो यानी घुसपैठिया वाला नियम होगा, तो यानी जो परिवर्तन है वो अंतिम वर्ण में हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो कि परिवर्तन किस में होगा? ये जो क है ये अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो क का तीसरा क्या है? ग। ठीक है, ये बदल जाएगा ग में। ये ट अपने तीसरे में बदलेगा तो क्या हो गया? ट। ये त अपने तीसरे में बदलेगा और इसका तीसरा क्या हो गया? त। ये जो प है ये अपने तीसरे में बदलेगा और इसका तीसरा क्या हो गया? प। समझ में आ गया? यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा। ये ही आपका फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। समझ गए? अब एक उदाहरण देती हूँ आपको, यहाँ पे उदाहरण आपको करना है। जैसे मान लो शब्द दिया है हमारा, पहला शब्द है दिक। आपको याद ये रखना है कि अगर मैंने क के नीचे से हल हटा दिया तो अंतिम वर्ण स्वर हो जाएगा, जबकि हमको यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या चाहिए? क, यानी व्यंजन चाहिए। तो इस शब्द के अंत में हल जरूर मिलेगा। तो इस दिक का क्या अर्थ होता है? दिक माने होता है दिशाएं। ठीक है, क्या कहते हैं? दिशा को कहते हैं दिक माने। अब यहाँ हम मेल कर रहे हैं इसका विजय से, तो अब इसको आपको जोड़ना है, जैसे आप करते आए हो वैसे ही करना है, जैसे स्वर संधि में किया है। अब बताइए मुझे कि अंतिम वर्ण क्या है? अंतिम वर्ण है क। प्रथम वर्ण क्या है? व है कि ई? व कहने वाले कितने लोग हैं? व भी सुनाई दिया मुझे? हालांकि नहीं सुनाई दिया है ना, सब कह रहे हैं ई। ये बताओ ये विजय शब्द है कि इजय शब्द है? प्रथम वर्ण भी ई कैसे हो जाएगा ना? जब आप ये विजय को तोड़ेंगे तो पहले व लिखेंगे कि ई लिखेंगे? तो प्रथम वर्ण क्या है? व है। ठीक है, अब देखो इतना मतलब संधि विच्छेद कर, वर्ण विच्छेद करवाया उसके बाद भी गलतियां, तो ये गलती नहीं करनी है। तो पहला वर्ण क्या है यहाँ पर? व है। अब देखो यहाँ नियम लागू हो जाता है आपका। ये जो पहला वर्ण क है, इस क का मेल किससे हो रहा है? अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है। अंतस्थ व्यंजन आ गया यहाँ पे, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है ना। तो इन दोनों का जब आपस में मेल होगा तो ये क किस में बदलेगा? ये अपने तीसरे में बदल जाएगा। यहाँ पर या तो आप इसको टुकड़े करके लिख लो या फिर पूरा का पूरा शब्द ऐसे ही उतार लो। तो आसानी के लिए पूरा शब्द उतार लेते हैं। ये आ गया, यहाँ पर टुकड़ा क्या बचा? दी। अब इसको जोड़ दीजिए। जब आप इसको दो जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका दी
अब ये ग आपका आधा रह गया, ग आधा बन जाएगा। जब ग आधा बनता है और व के ऊपर जो छोटी ई की मात्रा है, तो ग को सहारा दे रहा है, तो ये ग के आगे से चढ़ेगा, ठीक है? तो यहाँ आगे से इसके ऊपर आ जाएगा और यह शब्द क्या हो गया? दिग्विजय। और दिग्विजय का मतलब क्या होता है? जो दिशाओं पर भी विजय प्राप्त कर ले, यानी सभी दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले। बात समझ में आ गई ना? चलिए अब उतार लीजिए इसको। आप समझ में आ गया ना नियम? बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो आपको दिक्कत हो। हम्म। अगर हम इसको व पे लगाएंगे ना, मान लो कि अगर ऐसे, तो हमें ना ग के नीचे हल लगाना पड़ेगा, ठीक है? तब हम इसके बाद इसे ऐसे लगाएंगे। लेकिन हमको पता है कि ग हमारा ना आधा बन जाता है, तो जब ये आधा बन जाता है तो हम इसको यहाँ से आधा बना देते हैं, तो ये हटा देते हैं इसका। अब जब ये ग आधा रह गया, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि इस ग को उच्चारण कौन सा वर्ण दे रहा है? तो इसको इसलिए, अब क्योंकि जो हमारा ये मात्रा है ई, ये वर्ण के आगे से लगती है और इस ग को उच्चारण देने में मदद भी ये ई ही कर रहा है, तो इसीलिए हम इस ई को यहाँ से हटाकर इसके आगे से लिख देते हैं, इसके आगे से। इससे हमें अपने आप पता चल जाता है कि ये जो वर्ण हमारा बन के आया, ये संयुक्त वर्ण हो गया और ये इसकी मदद कर रहा है, ठीक है? तो जब भी कभी ये आपको, ये नहीं कि सिर्फ इसी में, जब भी कभी छोटी ई के साथ कोई भी संयुक्त वर्ण बनेगा, आपको आगे से ही लिखना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे शब्द हैं, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं, स्थिति होता है, तो आप इस स्थिति में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना। तो ये क हमारा आधा है, ये जो ई है वो थ का है। और यही मैंने बताया था वर्तनी की क्लास में कि जब भी आप इसे ई को लिखेंगे तो ऐसे नहीं बनाएंगे, ये बनाना गलत हो जाएगा, स के ऊपर नहीं रखेंगे, हमें ये पूरा यहाँ तक खींच के रखना पड़ेगा क्योंकि ये थ की मात्रा है, तो ये हमें देना पड़ेगा। अब आप स्थिति लिखो, स्थिर लिखो या व्यक्ति लिखते हो, जैसे मान लो शब्द आता है व्यक्ति लिख रहे हो आप, ऐसे व्यक्ति, तो आधा क हो गया। अब त के ऊपर छोटी ई की मात्रा बन रही है, तो हम कई बार ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाता है गलत। तो अगर हम ऐसे क पे लगा देते हैं, तो हमको ये कैसे लगाना है? हमें इसको त तक लेके जाना है, ये हमारे लेखन का पार्ट है, ठीक है ना? आपने वर्तनी की क्लास नहीं पढ़ी, तो मैंने इसीलिए बता दिया। आपने एक कॉपी से, एक किताब से देख लिया है, लेक्चर नहीं लिया। हाँ, तो बस हर चीज किताब में नहीं होती ना, तो ये जो नहीं लिखा जाता, मैं बता दूंगी, मैं छात्र के क्वेश्चन से बता दूंगी कौन सी क्लास उसने मेरी देखी है, कौन सी नहीं देखी है। हाँ, तो हाँ, चैप्टर पढ़ लिया ना, मैंने कहा ना, एक किताब में जो लिखा है और एक टीचर जो लेक्चर देता है, दोनों में ना अंतर ही होता है, क्योंकि आप उसे प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे। अब जैसे आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक और चीज इसमें करती हूँ, जब बताती हूँ, आप लोगों को प्रैक्टिकल दे के बताती हूँ कि ये वर्ण कैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से। लिख लिया ये? पूरा ही बनेगा, वही तो लगाया ना, स्थिति जो हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे है, तो यहाँ से लिख रहे हैं, ऐसे आ रहा है स्थिति। इसमें हाँ की तो छोटी मात्रा है, आपको क्या लग रहा है ये स की? अब इसको खोल के लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? ये आधा स, ये आपका था, फिर इसकी ई, फिर ये आपका त, बिना लिखे, ठीक है? किताब है आपके पास कि ये जो शब्द मान लोगे ये एक तरफ है, मुख करके व्यक्ति, जब ऐसे कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति को वो, ये जो तो स्वर है उसी तरीके से। अब ये नहीं अपना, इसको सारा कौन, तो यानी ये जो ई की मात्रा है, अब ये ई, ये साथ आया है, तो ये मैं तभी कहती हूँ आपकी हिंदी जो है ना, या जो आपकी वर्णमाला देवनागरी है, ये आपकी बहुत ही वैज्ञानिक है, आपके आम जीवन से ये हर चीज आपको बताती है इस तरह से। आपको जो यहाँ ध्वनि मिलेगी वही आपको सारी चीजें, कहीं कोई अनुमान नहीं होता, ठीक है? तो बात समझ में आ गई ना? तो ऐसे ही चलता है, इसलिए आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण दिए हुए हैं, अब आपका वही काम है जो अभी तक आप लोगों ने किया है, जैसे हमने बनाया, सारे शब्दों का अभ्यास वैसे ही करोगे, फटाफट करो अभी, यही, जल्दी से। यहाँ देखो, शब्द ये हमने दिक प्लस विजय बनाया था, दोनों को मिला के यहाँ पे आपको देखना है ये बदलेगा किसमें? ग में, इतना लिख लो, बाकी लिखा हुआ है ना। यहाँ पर दिक प्लस अंबर स्वर से मिल रहा है, तो ये का किसमें बदलेगा? आधे ग में, तो यहाँ पे आ गया। अब आप कहेंगे कि मैम यहाँ तो पे पूरा हो गया,
और यहाँ पे तो आधा था, ये कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ क्योंकि पीछे आपको स्वर मिल गया, ये स्वर ने इस ग को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। ठीक है, तो दिक माने दिशा, अंबर माने वस्त्र, तो दिगंबर किसे कहते हैं? दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनको क्या कहते हैं? दिगंबर। तो आपको अर्थ भी पता चल जाएगा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र हैं। जीएस में पढ़ा है ना आपको, जैन धर्म की दो परंपराएं होती है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो वो जो दिगंबर नाम दिया गया है वो नग्न रहते हैं, तो उनका कहना है कि ये दिशाएं ही हमारे क्या हैं? वस्त्र हैं, तो इसलिए उनको दिगंबर, इसलिए नाम दिगंबर दिया गया है उनका। और जो श्वेतांबर है वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और जो पीतांबर होते हैं वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है, तो पीला वस्त्र कहते हैं उनको। तो यहाँ पर ध्यान दें, और देखो ये दिगंबर और श्वेतांबर के चलते ही पीतांबर में लोग ना बहुव्रीहि समास लगा देते हैं, जबकि होता क्या है? वो कर्णधारय होता है। हाँ, विवाद चलता है इसमें, बहुत चलता है। लोगों को क्या करें, मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि मैं ऐसे सोचती हूँ यार, मैं हूँ तो इतनी तुच्छ सी प्राणी, इतने सारे मेरे से इतने विद्वान भरे पड़े हैं। अगर हम करोड़ों की बात करें तो करोड़ों में मैं कहीं जाता इतने शब्दों को। और सिर्फ शब्द नहीं, आपकी जैसे आप आरती करते हो ना, तो उसमें जब आरती करोगे शिव ओमकार की जो आरती होती है उसमें होता है बाघांबर, पीतांबर, श्वेतांबर, धारी। जब तक धारी नहीं लगेगा तब तक वो उसका नाम नहीं बनेगा। और हम बागांबर और पीतांबर और श्वेतांबर में ही हम लगा देते हैं क्या कि ये इसमें बहुव्रीहि समास है। तो इन शब्दों के साथ जब धारी लगेगा तब वो बहुव्रीहि बनेगा, नहीं तो तब तक वो क्या रहेगा? कर्मधारय रहेगा। खैर, इस पे तब बात करेंगे जब समास आएगा। क्या हुआ? देखो, ये हमारे, मैंने वही बताया कि ये हमारी टाइपिंग का है, तो ये नहीं आएगा आपको लेखन में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये टाइपिंग का फॉन्ट है, ऐसा कोड नहीं दिया हुआ है, तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। आप आराम से लेखन में कर सकते हैं। आपके अंदर ऐसा कोई फॉन्ट नहीं, मतलब ये कहें फॉल्ट नहीं है, कोई बग नहीं है कि आप वहां तक नहीं ले जा सकते। ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर वो नहीं कर सकता जो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब देखो, एक चीज ध्यान रखना, आपकी अभी जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में एक शब्द आ गया था, वगीशा। ठीक है, तो वागीशा शब्द आ गया था, और या जैसे वागीश्वरी। अब बच्चे ने मुझे कहा कि मैम आपने तो बताया नहीं, आपकी तो शब्दावली में लिखा ही नहीं है कि वागीश्वरी जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची है। थोड़ी सी बुद्धि आपको भी लगानी है, ऐसा संभव नहीं है कि मैं सारे देवी देवताओं का नाम आपको शब्दावली में दे दूं। अगर मैं दे दूं तो 1008 नाम तो भगवान शिव के हैं, और 1008 नाम शिव के मैं लिख के आपको शब्दावली में दूंगी तो आपके ना कहते हैं तोते उड़ जाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, कैसे दिमाग लगाएंगे? यहाँ पे दिया है वाक, वाक का अर्थ होता है आवाज, ठीक है, या वाणी। और ईश्वर में ई लगाकर ईश्वरी बनाया, मतलब वो ईश्वर जो स्त्रीलिंग में आ रहा है। तो वाक मतलब आवाज का स्त्रीलिंग वाला ईश्वर। तो इतने तो समझ ही जाएंगे, आवाज का ईश्वर कौन है? सरस्वती। तो यह शब्द बनता है हमारा वागीश्वरी, जिसका अर्थ हो जाएगा सरस्वती। तो इसलिए मैंने अपने नोट्स में जो एक अपडेट किया वो यही किया था कि आपको समझना है। तो देखो कैसे बना, का का मेल स्वर से हो रहा है, ये किस में बदल जाता है? ग में। ये ई इसको पूरा कर देगा। अब देखो, चित्त प्लस आनंद, तो चिदानंद हो गया। अब यहाँ पे जब हमारी जो व्यंजन संधि आती है ना, ये आपको बहुत सारे शब्दों में जो आपको आज तक समझ ही नहीं आता बने कैसे हैं वो समझाएगा। चित्त, चित्त का मतलब क्या होता है? क्या होता है चित्त का मतलब? मन। ठीक है, अंतर मन। तो कहते हैं ना मेरे चित्त में ये बात बैठ गई, ऐसे बोलते हैं ना, पुराने बड़े बुजुर्ग को सुना होगा। तो ता का मेल स्वर से हो रहा है, ता प्रथम वर्ण है, इसका मेल इसके साथ करेंगे, ता का तीसरा वर्ण क्या होता है? द होता है, तो द आ गया, आधा है, ये आ इसको पूरा कर देगा और शब्द बन गया चिदानंद। तो चिदानंद का मतलब क्या हो गया? मन में आनंद। ठीक है, तो इस तरह से यह शब्द बना है आपका। इसी तरह से दिक प्लस गज, गज माने हाथी, दिक माने दिशाएं। ऐसा कहा जाता है कि हर दिशा की रक्षा करने वाला एक हाथी होता है। ठीक है, माना गया है। तो जो हमारी दिशाओं के जो हाथी हैं उनको जब एक साथ प्रयोग किया जाता है तो दिग्गज कह दिया जाता है शब्द। क बन जाता है ग में, ठीक है, और यह शब्द बन जाता है दिग्गज। तो कहते हैं ना तुम कहाँ के दिग्गज हो, मतलब दिशा के हाथी। ऐसा कहा जाता है कि दिशा की रक्षा करने वाला जो हाथी है अपने आप में सुप्रीम होता है। तो आप वैसे कहते हैं ना, हाँ तुम बड़े दिग्गज आए हो ये करने के लिए अपने क्षेत्र के। ठीक है, आता है शब्द। आगे जब दिया भगवत भजन, त का मेल तीसरे वर्ण से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉरी चौथे वर्ण से हो रहा है। जब इसका मेल होता है तो ता किस में बदलेगा? द में बदलेगा। और क्योंकि ये द के बाद यहाँ क्या है, हमारा व्यंजन ही है, तो द हमारा आधा रह जाएगा। अब ध्यान देना, कहीं पर आपका ये जो है ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है, संयुक्त वर्ण में हमने पढ़ा था ना। तो भगवत भजन, तो कई बार छात्र कहते हैं कि मैम ऐसे तो भगवत भजन होता है, लेकिन जब सिरोरेखा साथ में आ जाती है तो ये द में बदल जाता है। ऐसे ही भगवत गीता हो जाता है, तीसरे वर्ण से मेल होता है तो वो भगवत ना होके भगवत हो जाता है। और याद रखना ये शब्द आपकी परीक्षा में आते हैं वर्तनी शुद्धिकरण में। भगवत गीता, भगवत भजन, सद्भावना। ठीक है, तो आप देखो सत प्लस भावना से बना शब्द है यहाँ पे आपका
अब इनको आपको जितने भी शब्द दिए हैं ना, इनका आपको अभ्यास करना है, यहीं से प्रश्न आते हैं। तो सद्भावना दिया है, सत माने अच्छा, ये क्या है, एक विशेषण है। सत का अर्थ होता है अच्छे से, भावना मतलब भावना, तो त का मेल चौथे वर्ण से होता है, तो ये बदल जाता है अपने तीसरे वर्ण में, और यहाँ पे शब्द बन जाता है सद्भावना। ठीक है, सद्भावना का मतलब हो गया अच्छी भावना। सत प्लस गति, तो सदगति हो गया। सत प्लस उपयोग, स का मेल स्वर से हो रहा है, द में बदल जाएगा, सदुपयोग हो गया। अब यह शब्द वर्तनी के लिए आ जाएगा। और दूसरा आपसे क्या पूछा जाएगा कि सदुपयोग जो शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, सद उपसर्ग लगा है या सत उपसर्ग लगा है। तो फिर आपको ये पता है कि द वापस करेंगे तो ता में बदल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब शब्द दिया हुआ है आपका, बताइए किसका पर्यायवाची है, अवधि, समुद्र का, सब भूल जाते हो। अप माने, आप किसका पर्यायवाची है, पानी का। ठीक है, क्या था, पानी का पर्यायवाची। धी, धी माने भंडार, खजाना। पा का मेल चौथे वर्ण से हो रहा है, ई से हो रहा है कि धा से हो रहा है, धा से हो रहा है ना, तो पा का मेल चौथे वर्ण से हो रहा है, तो पा अपने तीसरे में बदल जाएगा, जुड़ गया, शब्द बन गया अवधि। किसका पर्यायवाची हो गया, समुद्र का हो गया। ठीक है, तो वहां पे लिखवाया था ना मैंने, जब पर्यायवाची आप लोगों को बताए थे तो उस समय लिखवाया था आपको। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो, जैसे आप लोगों ने संधि की है, इसका संधि विच्छेद और भी आसान है। कैसे, जैसे मान लो, उदाहरण दे देती हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो आपने शब्द लिखा सद्भावना, ऐसे लिखा हो। अब आपसे कह रहा है कि सद्भावना का संधि विच्छेद बताइए। आपकी परीक्षा में आता ही नहीं है, क्योंकि परीक्षक को ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, क्योंकि बहुत ही सरल है। पर ये बात अलग है कि उनको ये नहीं पता कि बच्चों को यहाँ पे डर लगता है। तो शुरू कर दे तो सरल इतना है, और बच्चे ऐसे ही डरते रहते हैं, तो वो सोचता है इतना सरल क्यों दे दूं मैं। तो देखो सरल कैसे है, आपको बस अपना दिमाग लगाना है कि सद्भावना यानी दो शब्दों से बना है। इसमें एक जो सार्थक शब्द हमको दिखाई दे रहा है वो क्या है, भावना। और जैसे ही आप भावना शब्द को बाहर लेकर आएंगे, तो टुकड़ा आपके पास क्या बचेगा, सद बचेगा। और आपको कुछ नहीं करना, ये द जिस वर्ग का है उस वर्ग का पहला वर्ण क्या होगा, त। तो बस यह शब्द हो गया आपका सत प्लस भावना, और कुछ नहीं है। अब सारे शब्द जितने भी आपने करे हैं अभी तक, सब में वापस चले जाओ। जैसे मान लो अवधि शब्द आ गया, आप कहेंगे मैम इसका बताओ, हमें इसमें तो कोई शब्द दिखाई नहीं दे रहा। तो आपको इतना तो दिखाई दे रहा है कि मैंने आपको बताया था कि शब्द है निधि या शब्द है धी, इसका अर्थ होता है खजाना, भंडार। इतना आपको पता है। तो यहाँ इस शब्द में आपको धी दिखाई दे रहा है अंत में, तो अंत में दिखाई दे रहा है। और अगर किसी ने कहा कि अवधि का संधि विच्छेद आपको बताना है, भले ही आपको इसका अर्थ वर्थ कुछ भी नहीं पता, तो आप दिमाग लगाएंगे कि इसका संधि विच्छेद अगर इसने हमसे पूछा है, तो इसमें कौन सा टुकड़ा है जो बाहर निकल सकता है। तो वो टुकड़ा निकल रहा है धी, जो कि संस्कृत में अर्थ लिए होता है खजाना, भंडार का। तो हमने इस धी को बाहर निकाला। यहाँ पे हमारे पास टुकड़ा क्या बचा, अब बचा। अब ये जो ब है, ये तीसरा वर्ण है। अगर ये तीसरा वर्ण है, तो आप इसको इसके प्रथम वर्ण पे ले जाओ, कि इसका प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, प। और ये आ गया, मिल गया आपको शब्द, अब विकल्प में मिल जाएगा। बताइए इसका संधि विच्छेद है कोई, ऐसा किसी को समझ में आए, बात समझ में आ गई ना। चलो, तो दूसरा वाक्य, दूसरा नियम देखेंगे हम यहाँ पर। जैसे कुछ शब्द तो मैंने आपको बताए हैं, तो अभी पहले इतना काम कर लो कि जितना आपको दिया है लिखकर इतना तो याद कर सकते हो। इसके अलावा जब आएंगे तब बात करेंगे, अभी परीक्षा के लिए इतना पर्याप्त है। और इसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, जो भी शब्द आपके घूमेंगे इसी के इर्द गिर्द। फिर धीरे धीरे आप जब पढ़ते चले जाएंगे तो आपको अनुमान लगता चला जाएगा। अब मान लो अगर कोई ऐसा शब्द आ गया, तो विकल्प में आपको कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा मिलेगा जो नियम के पास जा रहा होगा, तो उससे आप अंदाजा लगा लेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसे ही सामने शब्द ला के रख दे, वहां आपको थोड़ा सा लगेगा कि हमें अर्थ भी नहीं पता कैसे तोड़ें, लेकिन आपकी परीक्षा में आएगा तो वहां आप अनुमान जरूर लगा देंगे कि नियम कहाँ पे लग रहा है और कहाँ पे शब्द बन सकता है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। नियम नंबर 2 कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। क्या कह रहा है नियम, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण का मेल किसी पंचमाक्षर वर्ण से होता है, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। ये क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए फॉर्मूला लिखिए, वहां हम इसको समझेंगे। ये कह रहा है कि यदि किसी प्रथम वर्ण यानी क, च, ट, त,
और प का मेल किससे हो रहा है? किसी पंचमाक्षर से हो रहा है। तो बताइए पंचमाक्षर का मतलब क्या है? पांचों वर्ण आपके, ठीक है। तो पंचमाक्षर हमने एक ही शब्द लिख लिया यहाँ पर। तो कह रहा है अगर किसी पंचमाक्षर से इसका आपस में मेल होता है तो परिवर्तन किसका किसमें होता है? ये जो क है ये अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है, ठीक है। ये जो च है ये अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। ये जो ट है ये अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। और जो ये त है ये अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। और ये जो प है ये अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। और यहाँ पर जो कुछ भी है वो सेम टू सेम आ जाएगा। इसी तरह से आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला, आपको ये याद करना, इतना याद कर लिया और कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। लिखने लग गए, मैंने लिखने के लिए मना किया था ना, तो चलो कोई बात नहीं, लिख लो। अब आप समझदार हो गए हो, है ना, बड़े हो गए हो ना। व्यंजन संधि तक आते आते आप लगभग 9th क्लास तक आ जाते हो, ठीक है। तो बड़े हो गए हो, आराम से समझ सकते हो सुनते हुए। उदाहरण देख लें इसमें, उदाहरण के लिए रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने शब्द लिया एक उत प्लस मुख। उत एक उपसर्ग है जो कि संस्कृत का उपसर्ग है जिसका मतलब होता है की ओर, ठीक है, यानी उसकी ओर, इस तरह से आता है तो उपसर्ग। हम इस त का मेल इस पंचमाक्षर म से करते हैं, तो इसका मेल इसके साथ होने पर ये त अपने पंचमाक्षर में बदल जाता है। और इसका अपना पंचमाक्षर क्या है? न। यहाँ पर जो शब्द लिखा है पूरा शब्द हम लिख देंगे और यहाँ पर टुकड़ा आ गया। अब इसको जोड़ देंगे क्योंकि न हमारा क्या है? आधा है। तो यहाँ पर हमारा शब्द क्या बन गया? उन्मुख। और उन्मुख का क्या अर्थ हो गया? मुख की ओर। मैंने आपको पहले ही बता दिया इसका अर्थ हो गया की ओर, और वहां पे मुख, तो मुख की ओर। यानी जैसे मैं आप लोगों की तरफ हूं तो आपके मुख की ओर मेरा ध्यान है, तो मैं आपके उन्मुख हूं, तो इस तरह से हम बोलते हैं। अब इसी का विलोम आ जाएगा विमुख। विमुख शब्द बन जाता है उन्मुख का विलोम। लिख लेना अगर लिखना चाहते हो, परीक्षा में आता है, बहुत बार आता है। विमुख, विमुख का मतलब हो जाता है दूसरी ओर मुख। बता दो। अब ये ध्यान देना, जितने भी शब्द मैंने उदाहरण में दिए हुए हैं सारे के सारे शब्द आपकी परीक्षा में वर्तनी में आते हैं। व्यंजन संधि हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पूरे के पूरे शब्द जो है वो हमारे हमको मिलते हैं वर्तनी शुद्धिकरण में। तो वर्तनी शुद्धिकरण के शब्द जो आप लोगों को करने हैं, इसलिए ये नियम को बिल्कुल दिमाग में रखना। छोटे छोटे शब्द मिलकर एक बड़ा शब्द हमारा बना लेते हैं। ये ऐसे दिया है कि एक जो हमारे जो यहाँ पे जब हम पंचमाक्षर की बात करते हैं ना, तो हमारे पंचमाक्षर कौन से हैं? ये 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 और तो हिंदी में आप जो उदाहरण यहाँ पे पढ़ोगे उसमें आपको जो शब्द मिलेगा वो न और म से शुरू होने वाला ही मिलेगा, क्योंकि हिंदी के शब्दकोश में कोई शब्द ऐसा नहीं है जो इन तीनों से शुरू होता है। तो जब इन तीनों से शुरू ही नहीं होता तो आपको उदाहरण मिलेगा ही नहीं। तो इसीलिए वस्तुतः न और म लिख दिया है कि जो भी आपको यहाँ पे शब्द मिलेगा या तो न होगा या तो म हो शुरुआत होगी, इसलिए ऐसे दिया है। बात समझ में आ गई ना? देख लिया ये। अब देखो उदाहरण जो नीचे दिए हैं, अब इनके उदाहरण आप कर लो, आपको यही काम करना है। जैसे दिया है देखो, वाक प्लस मय। वाक माने आवाज, मय माने पूरी तरह से आवाज में डूबा हुआ, तो शब्द बनता है वांग्मय। ये पंचमाक्षर में बदल गया, काके पंचमाक्षर में। वांग्मय का मतलब हो गया एक साहित्य। साहित्य क्या होता है? आवाज से युक्त, आवाज में जो पूरी तरह से कवियों की आवाज होता है वो क्या होता है? साहित्य। शब्द आ गया वाक प्लस मात्र, तो वाक माने आवाज, तो आवाज मात्र जब हम किसी शब्द को कहते हैं ये तो आवाज मात्र है या ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वांग मात्र। ये अड़ा नहीं है, अंग ही लगेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे ही शब्द बनता है हमारा यहाँ पर वाक प्लस नियंत्रण या वणिक प्लस नीति, तो वणिक नीति, ठीक है। ये शब्द आ रहा है सट प्लस मुख, जैसे दिया है ट म से मेल कर रहे हैं ट के पंचमाक्षर में, तो षणमुख, ठीक है, अड़ा नहीं होगा, न का ही आएगा। अब ये किसका पर्यायवाची है बताओ? शब्द का अर्थ समझते हुए पर्यायवाची भी सीख लेना। सट माने छह, मुख माने मुख। छह मुख किसके हैं? कार्तिकेय के। कार्तिकेय कौन है? भगवान शिव के सबसे बड़े पुत्र, ठीक है, याद रख लेना। तो कार्तिकेय का ही पर्यायवाची है सन्मुख।
और वही सट प्लस आनन हो जाता है तो सड़ानन हो जाता है। ठीक है, आगे हमें मिलेगा शब्द देखने को, तो वहां पे ही सट प्लस आनन नहीं, रूल नंबर 1 में आ रहा है वो। क्या देखो, कार्तिक शब्द आ गया और फिर ए आ जाता है, तो कार्तिक ए, इसमें जुड़ा है कार्तिक शब्द में ए जुड़ा है, ये वाला प्रत्यय, तो शब्द बन जाएगा कार्तिके। ये ऊपर र है जो यहाँ लगेगा। ठीक है, चलो, किसका? मैंने आपको एक बार शब्द का अर्थ बता दिया, वाक माने आवाज, और आपको ये तो पता है नियंत्रण का अर्थ क्या है, तो पता चल गया आवाज का नियंत्रण। ठीक है, उसी तरह से जब जो शब्द हैं टुकड़े, तो मैं जो शब्द आपको बता रही हूँ लिख लो वहां पर, याद कर ले, जो एक जगह आ रहे हैं उनका मैं नाम बताते जा रही हूँ यहाँ पे। अब जैसे वणिक शब्द है, वणिक शब्द का मतलब आता है एक तरह से जो जिन्हें हम जैसे बनिए कहते हैं, तो आप इसको कह सकते हो कि वणिक शब्द है बनिए, और नीति मतलब बनियों की जो नीति होती है, तो बनियों की नीति क्या होती है कि उनके पास धन बहुत होता है, लेकिन कोई मांगने जाए कहते हैं खुदा की कसम कुछ भी नहीं है। वो मतलब कहेंगे, ये नहीं कहेंगे भगवान की कसम, खुदा की कसम, तो उन्हें लगता है कि जैसे वो खुदा हमारा तो है नहीं। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि उनकी जो अपनी नीति है उसके अनुसार इसको दिया गया, तो एक शब्द दिया है। अब जैसे दिया है सट, सट मैंने आपको बता दिया इसका मतलब 6, तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, और यहाँ पे भी 6। अब यहाँ पे मुख हो गया, मुख तो 6 मुख वाला, तो अर्थात 6 मुख वाला कौन है? कार्तिकेय, तो इसलिए कार्तिकेय का हो गया। मास, तो मास मतलब महीना, तो यहाँ पे षण्मास जो आया है तो मतलब 6 महीनों के समूह को हम बोल रहे हैं यहाँ पर। अब उसी तरह सट प्लस मार्ग, तो मार्ग माने रास्ता, तो जहाँ पे 6 रास्तों का मार्ग होगा उस मार्ग को हम यहाँ पे सन्मार्ग कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाता है यहाँ इन शब्दों का मतलब। अभी इस तरह से जैसे शब्द दिया है सत प्लस मार्ग दिया है तो सन्मार्ग हो गया। ठीक है, ये चित प्लस मय हो गया तो चिन्मय हो गया। चित माने मन, और मैं जो मन में ही लगा हुआ है, तो चिन्मय का मतलब हो गया जो अपने अंदर ही अंदर लगा हुआ है, ये तो अपने ही अंदर काम करने वाला है। ठीक है, तो चिन्मय। इसी तरह से जैसे एतत शब्द दिया है, एतत का मतलब यहाँ से हो जाता है कि यहाँ से या इसके लिए, तो मुरारी, मुरारी आ जाता है कृष्ण का, तो फिर एतन मुरारी कह देते हैं, यानी कृष्ण की भक्ति में जो पूरी तरह से रमा हुआ, उसके लिए एक शब्द बोल दिया जाता है। अभी आपकी परीक्षा में आता है जगत प्लस नाथ, ये शब्द आता है। अब देखो, आपसे जो वर्तनी आती है, एक विकल्प में तो ये वर्तनी रहेगी, और एक विकल्प में आपको दिया होता है ऐसे जगन्नाथ, और एक विकल्प में दिया होता है जगन्नाथ। और जब आप बोलते हो तो जगन्नाथ से ऐसे बोलेंगे जगत का जो नाथ है, जगत का जो स्वामी है, तो जब बच्चा बैठता है ना चारों में से विकल्प खोजने के लिए, तो कहता है यार जगन्नाथ तो जगत का स्वामी है, तो जगत ता वाला होना चाहिए, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला। आधा ता तो मैंने कहीं देखा नहीं है, जगत तो पूरा ही होता है, तो जगतनाथ लगा के आ जाते हैं, और होता क्या है जगन्नाथ। अब आपको ये पता होगा जब आप संधि करेंगे सीखेंगे कि ता का मेल न पंचमाक्षर से हो रहा है, तो ता अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा। अब इसका पंचमाक्षर न है, तो इसीलिए जगन्नाथ हो जाता है यह शब्द। तो जगन्नाथ का मतलब ये होता है जगत का स्वामी। उसी तरह से जगत प्लस माता तो जगन माता हो जाता है, ये आपको वर्तनी में मिलेंगे देखने को। ऐसे ही श्रीमत नारायण, तो श्रीमन नारायण का आप जाप करते हैं तो आपको पता चल रहा है श्रीमत नारायण से बना श्रीमन नारायण, ऐसे ही शब्द बनता है, मिलेंगे आपको शब्द। ठीक है, तो इनका अभ्यास करना है घर जाके। आपकी व्यंजन संधि में नियम ये 2 ही हैं। अब इसके बाद जो यहाँ पे हम नियम पढ़ने वाले हैं, एक तरह से ऊपर जो आपने 2 नियम पढ़े हैं, उन 2 नियमों में जो अपवाद उत्पन्न होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो एक वर्ण है हमारा त, बड़ा ही शैतान वर्ण है, मतलब कहता है अपनी मर्जी से ही चलूंगा, तुम्हारी मर्जी से नहीं चलूंगा, अपने लिए अलग अलग नियम बनाऊंगा। और आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो पहले और दूसरे से नहीं आते, पहले और दूसरे वाले शब्द जो बनेंगे सबके सब आपको वर्तनी शुद्धिकरण में मिलेंगे। आपकी परीक्षा में यदि व्यंजन संधि से कोई भी प्रश्न आता है तो वो त संबंधित नियम से आता है, क्योंकि उसमें गड़बड़ होती है ना, क्योंकि ऊपर जो 2 नियम है उनका क्या है, अपवाद है, उनको वो क्रॉस करेगा तो गड़बड़ करवाएगा, तो इसी को समझेंगे। तो देखते हैं इसको त को भी के ता में क्या गड़बड़ होती है। तो देखो ये पहले अपने लिए ये क्या कहता है कि इसको ना 3 4 5 नियम चाहिए, 3 4 5 नहीं, इसको 8 10 9 नियम चाहिए, मैंने कुल मिला के ना 5 कर दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये कह रहा है पहला नियम कि त के बाद यदि कोई च या छ हो तो त का च हो जाता है। क्या समझे क्या कह रहा है ये? देखो फॉर्मूला बनाओ इसका। कह रहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर क्या है त, इसका मेल किससे हो रहा है? किसी च या छ से हो रहा है। तो इनका जब आपस में मेल होगा तो ये जो त है ये अपने आप को किस में बदल देगा? च में बदल देगा, और यहाँ पर जो कुछ भी है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा, क्योंकि अभी हमारा नियम घुसपैठिया वाला ही है। ठीक है, अब जैसे देखेंगे उदाहरण, शब्द दिया हुआ है हमारा उत प्लस चारण, चारण का अर्थ आवाज से होता है,
त का मेल च से हो रहा है, दोनों का मेल करेंगे, त स्वयं को इस नियम के अनुसार किस में बदलेगा, च में बदलेगा। ठीक है, इस नियम ने किसी को क्रॉस नहीं किया, क्योंकि त का मेल प्रथम वर्ण से हो रहा है, और अभी तक हमने प्रथम वर्ण वाला नियम कोई नहीं पढ़ा है, तो ये बहुत आराम से हम इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे ये त आ गया, यहाँ पर चारण आ गया, और यहाँ पर हमारा ऊ आ गया, और शब्द को जोड़ देंगे तो ये आधा च और ये पूरा च, और ये शब्द हमारा क्या बन गया, उच्चारण। उतार लो इसको। उसी तरह से आगे शब्द आपको मिलेगा सत प्लस चरित्र, जो आपकी वर्तनी शुद्धिकरण में आता है, सच्चरित्र। कठिन लग रही है क्या? कठिन नहीं है। अगर आपने वर्णमाला को अच्छी तरह से समझा है, जो बेसिक पॉइंट मैंने आपको समझाया है उसे अच्छी तरह से समझा है, तो कठिन नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी लग रहा है, मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि आराम से पढ़ते रहिए। जब आपके 3 महीने कंप्लीट होने के लिए आएंगे, यानी बैच जब आपका कंप्लीट होगा, तो बैच कंप्लीट होने पर आप लोग अपनी छुट्टी मत करना, क्योंकि बैच कंप्लीट होने के अगले दिन ही आपका नया बैच, तब आप अपना बैच, आपकी मिसिंग 2021 के बाद हम यही कहते आ रहे हैं, अगले 2 महीने में आने ही वाली है। देखो, ये बताओ मुझे, आज तैयार हो? अगर मैं कल अनाउंस कर दूं कि आपकी परीक्षा है, तो तैयार हो? तो बस फिर आप तैयार रहिए, फिर कभी भी आ जाएगी, जब आ जाएगी तब आपका ही सिलेक्शन। लेकिन अगर इस प्रश्न में आपका उत्तर है नहीं मैम, जब आ जाएगी तब तैयारी शुरू करूंगा, तो फिर नहीं होने वाला है ना। हाँ तो कोचिंग बंद नहीं की थी, ऑफलाइन क्लास बंद की थी। ठीक है, हाँ ये थोड़ा हो जाता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाता है ना। अब जैसे जैसे ऑनलाइन में देखो, ऑनलाइन में 1 बजे का जो क्लास है हमारी, 1 बजे वाला जो बैच है, उसमें लगभग 150 से 200 के करीब बच्चे हैं ऑनलाइन में, और जब मैं लाइव लेती हूँ ना, एक बच्चा नहीं देखता, एक भी लाइव नहीं होता। यानी अब बैच जो है वो पहुंच गया है लगभग 70% कंप्लीट हो गया इसमें, तो जो 30% बचा हुआ है, और फिर उसका मैंने ये रिकॉर्ड देखा कि बच्चा देखता कब है सारा का सारा, तो पता चला रात को 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई अगले दिन देख रहा है। मतलब जैसे आज क्लास गई लाइव, आज की क्लास पे जब मैं लाइव देख रही हूँ तो 1 या 2 व्यू होते हैं, फिर उसके बाद जब शाम तक होगा तो 10, 20, 30 हो जाते हैं, 10 बजे के बाद देखते हैं तो 40, 50 व्यू हो जाते हैं, फिर 3 या 4 दिन के बाद जाके वो 100 या 150 होते हैं। तो मुझे उससे हिसाब लग जाता है कि कितने ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं वो पंक्चुअल हैं। तो आप लोगों के आज नहीं तो पता चल जाता है कि कितने आ रहे हैं कितने नहीं। हाँ नहीं, अभी ये तो क्लास शुरू हुई है ना, तो मैंने इसका रिकॉर्ड चेक नहीं किया ना, तो यही रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब मैं देखती हूँ आप लोग कम से कम सामने दिखाई दे रहे हो ना, तो मैं चीज़ें करवा पा रही हूँ, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया, तभी तो मैंने आप लोगों का बैच शुरू किया, कि इस तरह से तो मेरा मन ही नहीं कर रहा पढ़ाने के लिए, पता चल रहा है लाइव देखने कोई आ ही नहीं रहा, तो क्या पढ़ाऊँ, मुझे ही नींद आने लगती पढ़ाते पढ़ाते। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, जब आप लोगों की शक्ल देखती हूँ ना, तो बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक शब्द दिया हुआ है आपका सत प्लस चिदानंद, अभी हम करके आए हैं, कौन सी संधि थी इसमें, कौन सी संधि थी, चित प्लस आनंद। बातों में ना पढ़ाई मत भूला करो, ठीक है। चित प्लस आनंद यानी चिदानंद का मतलब था मन में आनंद, और सत माने अच्छा, तो सच्चिदानंद हो गया, तो अच्छा मन में आनंद, तो कहते हैं ना सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए हम परमात्मा को याद करते हैं, तो यह शब्द आपका बनता है। अब अगर आपसे ये कोई पूछे कि सच्चिदानंद में कौन सी संधि है, या मान लो कभी परीक्षा का स्तर थोड़ा सा बढ़ा, तो ये पूछ लिया कि इस शब्द में कितनी बार संधि हुई है, तो बता देंगे सत प्लस चित प्लस आनंद, और दोनों बार व्यंजन संधि ही है, ठीक है। चलो अब आगे शब्द आता है, जैसे मान लो शब्द दिया है आपका जगत प्लस छाया, तो शब्द क्या बन गया, जगत छाया। कैसे, ता का मेल छा से होता है, तो ता स्वयं को चा में बदल देता है। अब ये जो सारे शब्द दिए ना, इनको घर जाके अभ्यास कर लेना, वर्तनी शुद्धिकरण के लिए क्या आता है, विद्युत चालक आता है, ये वर्तनी शुद्धिकरण में। अब विद्युत लिखना आता है आपको, चालक लिखना आता है आपको, आपको पता चल गया कि संस्कृत में है तो वर्ण के अंत में क्या रहेगा, यहाँ पर हल रहेगा, हल होने के कारण च से मेल करेगा तो ता च में बदल जाएगा, इसीलिए विद्युत चालक बनेगा शब्द, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना, जब वर्तनी आएगी, आपने एक बार इनको बना लिया ना, वर्तनी आएगी तो आपको खुद याद आ जाएगा कि दिया है, और अभ्यास करोगे तो याद आएगा, अभ्यास नहीं करोगे तो कुछ भी याद नहीं आएगा, फिर कोरे के कोरे रहोगे। चलो
बिजली होता है, विद्युत का मतलब चालक होता है चलाने वाला, तो क्या अर्थ बना, बिजली को चलाने वाला, तो यानी जो बिजली को चला रहा है उसे विद्युत चालक कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखो शब्द अगला हमारा यहाँ पर रूल है कि त के बाद यदि ज और झ हो तो त ज में बदल जाता है। ये क्या कह रहा है, लिखो इसको, फॉर्मूला बनाते हैं। कह रहा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अगर क्या है त, इसका मेल किससे हो रहा है, किसी ज या झ से हो रहा है, तो ये आपस में मेल करेंगे तो जो त है वो किस में बदलेगा, ज में बदल देगा खुद को, और यहाँ पर जो कुछ भी है वो सेम टू सेम आ जाएगा। जैसे उदाहरण देखेंगे यहाँ पर सत प्लस जन, सत प्लस जन, तो यहाँ पे त का मेल किससे हो रहा है, ज से, दोनों का मेल करने पर त किस में बदलेगा, आधे ज में, यहाँ पे आ गया जन, यहाँ पे क्या आ गया स, जोड़ के लिख देंगे, शब्द क्या बन गया, सज्जन। अब आपकी परीक्षा में एक बार प्रश्न आया, निम्न में से वह शब्द बताइए जिसमें विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ हैं। अब उत्तर आपका सज्जन। सत माने अच्छा, जन माने व्यक्ति, तो व्यक्ति हो गया इसमें विशेष्य और सत हो गया विशेषण, तो ये विशेष्य और विशेषण का युग्म बनने वाला शब्द है, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, जब आप आगे पढ़ेंगे विशेषण और विशेष्य तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, उसी से बना शब्द उज प्लस ज्वल, द का मेल ज से होता है तो ये किस में बदल जाता है, उज्ज्वल में बदल जाता है। ये नियम है जो आपके नियम नंबर 1 को क्रॉस करता है। ठीक है, कैसे कि त का मेल तीसरे और चौथे वर्ण से होने पर इस त को अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलना था, लेकिन यहाँ पर ये अपवाद उत्पन्न करता है, तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। यानी अगर कभी किसी त का मेल च वर्ग के ज और झ से हो रहा होगा तो वो ज में ही बदलेगा, ये वो पॉइंट है। तो डाउट भी हो जाता है आप लोगों को कभी जब आप बाद में देखते हैं, क्योंकि वो क्रॉस करता है, तो ये ध्यान रखना ये उस नियम को खंडित करता है। ठीक है, इसको याद करना है। हाँ, अपवाद कह सकते हो इसको। इसमें जितने भी शब्द आपके लिए दिए हुए हैं, सज्जन, जगत जननी, ये आपको वर्तनी शुद्धिकरण में बहुत मिलता है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर किए होंगे तो पता होगा। जगत जननी, ता का मेल जा से हो रहा है इसलिए जगत जननी हो जाता है। विपत प्लस जाल तो विपत जाल हो जाता है। अब विपत जाल, विपत माने परेशानी विपदा, और जाल माने जाल, तो विपदाओं का जाल जो हो जाएगा वो विपत जाल कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे शब्द दिया है उत प्लस झटिका, झटिका का जो अर्थ होता है लिख दिया है मैंने, हवा का झोंका होता है, तो शब्द बना उज्झटिका, उज्झटिका का हो जाएगा तेज हवा का झोंका। ठीक है, तो एक प्रकार से जो हमारी वायु होती है ना, हवा चलने वाली, तो उस हवा का नाम है उज्झटिका। इससे बना ये शब्द। अब देखो यहाँ हमने दो नियम पढ़े, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम दोनों को याद कैसे करेंगे, तो एक छोटा सा क और ख को याद करने का तरीका बता देती हूँ, जो आपको अलग से ना पॉइंट करेगा, याद करा देगा। आप इसमें कॉमन चीज देखो कि जो त है, इस त का मेल किससे हो रहा है, च वर्ग से हो रहा है, च छ। ठीक है, देखो आप यहाँ पे हल लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रथम वर्ण तो आपका वही आने वाला है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर देखा कि ये ज और झ, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। तो जब इस त ने इस दोनों के साथ मेल किया तो त ने स्वयं को किस में बदला, च में बदला, और जब इस त ने मेल किया इन दोनों के साथ तो इस त ने स्वयं को किस में बदला, ज में बदला। तो इस पॉइंट को आप याद कर लेंगे, और कहीं पे इसमें कोई पॉइंट है नहीं, एक च वर्ग के साथ, बाकी सबके साथ ये वैसे ही काम करेगा जैसा नियम नंबर 1 ने किया है। ठीक है, चलो, तो ये कोड बना के लिख लोगे तो आसान रहेगा सबको। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि त के बाद कोई ट हो, ड हो या ल हो तो त क्रमशः ट, ड और ल में बदल जाता है। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि यदि त का मेल किसी ट से हो रहा है तो ये आपस में मेल करेंगे तो त स्वयं को ट में बदलेगा, यानी इसी के जैसा। ठीक है, यहाँ पे ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। एक नियम ये था। दूसरा नियम था कि त का मेल अगर ड के साथ होता है तो ये आपस में मेल करेंगे, तो जो त है वो स्वयं को ड में बदल देगा, यहाँ पर जो कुछ भी है वो सेम टू सेम आ जाएगा। तीसरा पॉइंट वही है कि त का मेल अगर ल के साथ होता है तो ये आपस में मेल करेगा और त स्वयं को ल में परिवर्तित कर देगा, और यहाँ ये ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो ये तीन आपके अलग अलग नियम थे, इनको मैंने एक जगह रख दिया क्योंकि एक आपको वर्ण याद रखने, ट, ड और ल। त इनके साथ मिलता है और इन्हीं के जैसा हो जाता है। तो जैसे मान लो उदाहरण देंगे हम यहाँ पर, जैसे शब्द है तत्, तत् का मतलब होता है उसके या उसमें। ठीक है, और शब्द आ गया लीन,
तो देखो त का मेल ल से हुआ, तो त किस में बदलेगा, ल में बदलेगा। यहाँ पर आ गया लीन शब्द और यहाँ पर बच गया त, शब्द हमारा क्या हो गया, तल्लीन। तल्लीन का मतलब क्या होता है, किसी चीज में लगा हुआ, तो लीन माने भी लगा हुआ, और तत्लीन से बना तल्लीन, तो यानी उसमें लगा हुआ। जैसे हम कहते हैं कि वह तो पढ़ाई में तल्लीन है, पढ़ाई में लगा हुआ है, उतार लीजिए से। और नीचे उदाहरण दिए हुए हैं आप लोगों को, इन उदाहरणों को करिएगा। याद रखना व्यंजन संधि में आपको जो यहाँ पे शब्द दिए हैं, अगर आपने इनका अभ्यास कर लिया तो परीक्षा में इन्हीं से ही मिल जाएंगे, इससे बाहर उतना खास जाता नहीं है व्यंजन संधि। और अधिकतर जो आपको शब्द मिलेंगे वो वर्तनी शुद्धिकरण के लिए मिलेंगे। आपने यहाँ करना सीख लिया तो वो शब्द अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, बस इनका अभ्यास करना है। अब देखो हम इतनी देर से घुसपैठिया नियम लागू करे हुए थे। अब आपको पता है हमने उदाहरण दिया कि जो पाकिस्तान था वहाँ से घुसपैठिया आ रहे हैं। आजकल पता है ना पाकिस्तान बहुत छिड़ा छिड़ा सा रह रहा है, क्योंकि बेचारा कुछ कर नहीं पा रहा है, और हर चीज़ में अब वैसे भी आजकल पता ही है, ट्रॉफी भी जीत ली ना, उसके देश में गए, बाहर की बाहर उठवा ली है ना, तो कुछ अलग ही स्वैग जो है भारत ने अपना लिया। तो आ गया गुस्सा, इतनी देर से कोशिश कर रहा हूँ घुसपैठिए भेज भेज के कि कहीं हो जाए, बम विस्फोट हो जाए, हो ही नहीं रहा। तो अब अगला नियम हमारा चेंज होगा यहाँ पे, और अगले नियम का नाम है मिसाइल नियम। ठीक है, कैसे काम करेगा तो देखते हैं, लिख लिया है। हम्म, क्या बोल रहे हो, ऐसे बोला करो जो मुझे समझ में आ जाए। अच्छा, तो नहीं वो इतनी देर से तो बदल ही रहे हैं ना, कहाँ उसको हम कुछ करने दे रहे हैं। तो देखो मिटा दो इसको। तो अगला जो हमारा नियम आता है यहाँ पर घ, ये उदाहरण कर लेना, ठीक है, जो दिए हुए हैं। अब देखो जैसे मान लो अभी जो पुराना ये शब्द था, जैसे विद्युत प्लस लता, तो विद्युत लता हो गया। अब आप इसका क्या मतलब निकालेंगे, जैसे लता का मतलब होता है एक तरह से बेल, ठीक है, और विद्युत मतलब बिजली। तो विद्युत लता जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं, आपने देखा जब बारिश होती है और वहां पर बिजली ऐसे कड़कती है और वो ऐसे दिखती है ना बेल की भांति, तो हम उस दृश्य को वहां पर हम विद्युत लता के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही शब्द आपके ये बनते हैं, ठीक है। अब देखो जो इसमें चौथा नियम है वो कह रहा है कि त के बाद यदि तालु श हो, तो ये जो हमारा त है ये च में, और ये च ये छ में बदल जाता है, ठीक है। यानी अब क्या होगा ना, दोनों वर्ण, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ से हमारा ना नियम बदल रहा है, इसीलिए नाम दिया इसको घुसपैठिया। याद करो जब हमने प्रेम का नियम लागू किया था, तो उसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों मिलकर क्या हो जा रहे थे, एक हो जा रहे थे, तो इसको हमने कह दिया था ये प्रेम का नियम है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने घुसपैठिया नियम लगाया कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण दोनों मिलकर इनमें जो हमारा अंतिम वर्ण है इसमें परिवर्तन होता है, और जो ये है ये इसके साथ ज्यों का त्यों आ जाता है, तो ये हमारा नियम था घुसपैठिया नियम। अब उसके बाद जो हमारा मिसाइल नियम है वो क्या है, देखो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण दोनों आपस में मेल करेंगे, लेकिन परिवर्तन ना दोनों में होगा, ये भी बदल जाएगा, इसमें भी परिवर्तन आ जाएगा और इसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। तो आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि इधर से मिसाइल आई, एक मिसाइल इधर से उड़ के आई, तो दूसरे देश के पास भी है ना एंटी मिसाइल, तो यहाँ पे एंटी मिसाइल आ गई। अब ये दोनों मिसाइलें कहाँ पे टकराई, आसमान में टकराई, टकराने के बाद दोनों वहीं पे नष्ट हो गई, और नष्ट होने के बाद वो कहीं तो गिरेंगी। तो अब जब ये वाली मिसाइल नीचे गिरेगी, तो ये इस देश की मिसाइल का मलबा अलग ही, और ये इस देश की मिसाइल का मलबा बिल्कुल अलग है, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया मिसाइल नियम। अब इससे आपको ये याद रहेगा कि दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे, लेकिन दोनों वर्णों में ही परिवर्तन हो जाएगा। चलो तो देखो यहाँ पे नियम कह रहा है कि यदि किसी त का मेल किससे हो रहा है, किसी तालु श से हो रहा है, तो ये दोनों आपस में जब मेल करेंगे तो त बदल जाता है च में, और ये तालु श बदल जाता है छ में। ध्यान रखना ऊपर हल नहीं लगाया तो नीचे भी नहीं लगाएंगे, और अगर हम ऊपर हल लगाते तो नीचे भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम वर्ण है प्रथम ही रहेगा, पीछे चाहे कोई भी स्वर लगे उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो उदाहरण देखते हैं, जैसे शब्द आ गया हमारा उत प्लस श्वास, श्वास का क्या मतलब होता है बताइए, सांस, ठीक है, किसको कहते हैं, सांस को। त का मेल इस तालु श से हो रहा है, दोनों का मेल करेंगे, त बदल जाएगा च में। यहाँ पे ये आधा है तो छ के नीचे हल लग जाएगा, ये जो टुकड़ा बचा है इसको यहाँ उतार लेंगे, यहाँ पर जो टुकड़ा बचा ऊ इसको यहाँ उतार लेंगे, जोड़ दीजिए, आधा च हो जाएगा क्योंकि ये आधा च बन जाता है,
लेकिन जो छ है वो आधा नहीं बनता, तो नीचे हल लगाएंगे, फिर शब्द लिख देंगे। शब्द क्या बन गया? उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब होता है हाँफना, यानी सांसों का तेज गति से चलना। यहाँ छात्र ने एक प्रश्न पूछा है 10 मिनट पहले कि मैडम कक्षा का समय नहीं बदल सकते क्या? मैं नहीं बदल सकती, आप बदल सकते हो, अपनी मर्जी, जब चाहे तब देखो, क्या बदल सकता है? आपके पास है क्लास अगले 1 साल तक, जब मर्जी है तब देखो, मेरा टाइम तो फिक्स है। जैसे शब्द आ गया उत प्लस श्रृंखल, शब्द आता है लिखने के लिए परीक्षा में शुद्धिकरण में, उच्छृंखल, इसमें गलती करते हैं, च की ध्वनि सुनाई देती है हमें छ, तो आपको ये ध्यान देना है कि उत प्लस श्रृंखल शब्द जो है वो उत से मिल रहा है, संधि हो रही है, च बदल जा रहा है च में, और देखो ये जो है ना श, ये आपका तालु श है, और ये बदल जा रहा है किसमें? छ में, और छ के नीचे ड़ी लग जा रहा है, तो शब्द बन जा रहा है उच्छृंखल। और अब इस पॉइंट को याद कर लेना, हमेशा ये शब्द याद सही रहेगा आपका, आपने इस पॉइंट को याद रख लिया। ऐसे ही शब्द है सत प्लस शास्त्र, तो यहाँ पर त का मेल इस श से हो रहा है, तो त च में बदल जाता है, च में बदल गया, ये श छ में बदल गया, तो सत शास्त्र हो गया। ठीक है, तो शास्त्र मतलब कोई विषय, और सत माने अच्छा, तो हम किसी भी विषय के बारे में जब बोलते हैं, हम कहें कि ये अच्छा विषय है, तो हम क्या कह देते हैं कि ये सच्छास्त्र है, यानी अच्छा विषय है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया? उसका अर्थ जैसे हम उपसर्ग के लिए लेते हैं, कहीं पे हम लगा देते हैं उसका, उसके लिए, या कहीं उनके द्वारा, या फिर कभी ये साइलेंट रहता है, तो जैसे अभी हमने यहाँ पे लिया श्वास सांस के साथ, तो यहाँ पे ये साइलेंट है, उस तरह से नहीं है, मतलब कि अपना भाव नहीं दे रहा, एक नया शब्द बना रहा है उसके साथ मिलकर, कि जैसे श्वास का मतलब हो गया सांस, और यहाँ पे उच्छ्वास हो गया, तो इसका मतलब हो गया सांसों का तेज गति से चलना एक तरह से, तो ऐसे शब्द बन जाते हैं। तो उपसर्ग का जरूरी नहीं होता कि हर जगह उसका अर्थ ही आए, तो यहाँ पे ये किसी के साथ अर्थ नहीं ले रहा है, बस शब्द को क्या कर रहा है, बना रहा है, नया शब्द बना रहा है। जब आप उपसर्ग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा किसका। श्रृंखला का मतलब होता है एक तरह से, जैसे कहते हैं ना, मान लो कड़ी बना दी, ऐसे जोड़ दी, तो ये क्या है, ये श्रृंखला बन गई ना, एक तरह से लड़ी, ठीक है, चैन जिसे आप कह देते हो, वो आ जाएगा। ठीक है, शिष्ट का मतलब होता है सभ्य से, जो सभ्य व्यक्ति कहते हैं ना, बड़ा ही शिष्ट व्यक्ति है, मतलब सभ्य सौम्य से। आगे आता है शब्द हमारा अगला, तो इसी तरह से अगला नियम भी जो है वो हमारा किससे है, मिसाइल नियम से। अब जैसे इधर को याद रखना है, तो आप कोड वर्ड में लिख सकते हो कि कौन कौन सा नियम हमारा किसमें काम कर रहा है। तो यहाँ पे आ गया कि ता के बाद यदि ह हो, तो ता के स्थान पर द, और ह के स्थान पर ध हो जाता है, आगे वहां कट गया है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि त का मेल किससे हो रहा है, हमारा किसी ह से हो रहा है, तो ये जब आपस में मेल करता है, तो ये जो त है हमारा, ये किस में बदल जाता है, द में, और जो ये हमारा ह है, ये किस में बदल जाता है, ध में बदल जाता है। ठीक है, अब हम मान लो ऊपर हल लगाएंगे तो नीचे लगा लेते हैं, तो ये हमारा नियम बन गया। अब देखो शब्द यहाँ पे समझना, शब्द आ गया हमारा उत प्लस हार। अब उत प्लस हार शब्द से बनता है हमारा उद्धार शब्द, कैसे, ता का मेल हा से हो रहा है, तो दोनों का मेल करेंगे, तो यहाँ पे त बदल जाएगा द में, और यहाँ पे जो हा है ये किस में बदल जाएगा, ध में। अब आप चाहो तो इसको बाहर निकाल के बदल लो, और यहाँ पे टुकड़ा क्या बचा है, हार बच जाएगा ना, ये टुकड़ा, तो अब इसको जोड़ लेंगे हम, यहाँ पे क्या बचा, ऊ बचा, जोड़ दीजिए, ये ऊ आ जाएगा, द हमारा आधा है यहाँ पर, और ये हमारा क्या आ गया, धा के साथ आ जुड़ गया, ये आ गया। अब आपको पता है ना, ये संयुक्त वर्ण बनता है हमारा मिलकर, द और ध संयुक्त वर्ण बन जाते हैं, कैसे बन जाता है, तो ये हमारा द ऐसे आ जाएगा, इसके नीचे ध आ जाएगा, शब्द क्या हो गया, उद्धार। ठीक है, अब जैसे हार शब्द का मतलब होता है नीचे गिरना, और उत लग के क्या हो गया, उद्धार, तो मतलब नीचे से क्या हो गया, उसका उभार हो गया, ऊपर उठना। जैसे कहते हैं कि भगवान किस लिए आते हैं पृथ्वी पर, हमारा उद्धार करने के लिए, यानी कि जो अच्छे लोग हैं वो क्या हो रहे हैं, हार रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए आ रहे हैं, तो फिर इसका क्या बन गया, ये विलोम बन गया, यहाँ पर उत लगा के इसके साथ हार से शब्द उद्धार जब बन जाएगा, तो इसका विलोम भी आ जाता है। ठीक है, हाँ, विलोम। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट। जब त ने अपने लिए इतने सारे नियम लगे लिए, तो छ को भी लगा मुझे भी एक नियम चाहिए, तो अगला पॉइंट जो है, ये तो हमारे साथ संबंधित नियम थे, ठीक है, 5 यही है अलग, यहीं से परीक्षा में मिलेंगे आपको पॉइंट। नहीं, ये ऊष्म व्यंजन का है, हाँ हाँ, ऊष्म व्यंजन में ऊष्म व्यंजन का हा आ गया है, फिर हमारा सा आ गया है ऊष्म व्यंजन का, यानी ता ने ही, इससे पहले किसी और वर्ण ने अपने साथ इसमें मेल नहीं किया, तो जो हमारा ता है ना, इसने क्या किया कि ऊष्म व्यंजन का जो हमारा पहला वर्ण ले लिया, और ऊष्म व्यंजन का अंतिम वर्ण ले लिया,
तो आप इसको अगर आप थोड़ा और दिमाग लगा के अपना सेट करें ना, तो आपको ये आसान रहेगा याद करना, कि मतलब आप इस तरह से ऐसे कर सकते हो उसको, कि जो हमारा ये त है, इसने ना ऊष्म व्यंजन के साथ मेल किया। तो एक बार ऊष्म व्यंजन में हमारा क्या है, तालु श, मूर्धा श, दंत श और ह। तो इसने क्या किया, पहले वर्ण के साथ मेल कर लिया और अंतिम वर्ण के साथ कर लिया। तो जब इसने यहाँ पे पहले वर्ण के साथ किया, तो इसने स्वयं को किस में बदल दिया, च में बदल दिया, ठीक है, और इसको किस में बदल दिया, छ में बदल दिया, ठीक है। फिर इसने त ने जो मेल किया वो किसके साथ किया, ह के साथ। तो जब ह के साथ किया तो इसने त ने स्वयं को किस में बदल दिया, द में, और इस ह को किस में बदल दिया, ध में। तो अब आप यहाँ दे सकते हैं कि ये स वर्ग का तीसरा और चौथा है, ठीक है, स वर्ग का तीसरा और चौथा है, और यहाँ पर ये च वर्ग का पहला और दूसरा है, दोनों बन रहे, और दोनों में ही दोनों बदल ही रहे हैं। यही है वो जो मिसाइल नियम वाला दिया है, यानी आप ये कह सकते हो कि ऊष्म व्यंजन के साथ मेल करने पे इसने इस नियम को लिया है, यानी मिसाइल नियम, और बाकी सबके साथ ये लग रहा है। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार और उससे सरल कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आए, ठीक है। मैंने आप लोगों को इतना समझा दिया, कुछ आप भी समझ लो अपने स्तर पर। अब देखो छ संबंधित नियम, यहाँ पे नियम हमारा फिर से चेंज होता है। यहाँ पर छ का नियम कहता है कि किसी भी ह्रस्व यानी लघु स्वर या आ का मेल किसी छ से होने पर, तो उससे पहले यानी उस वर्ण से पहले चा जोड़ देते हैं। मतलब इसको समझ लो कि ये कैसे कर रहा है, नियम लिख लो पहले। ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर आपका इधर यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यहाँ पे लघु, लघु कौन सा है, अ और ई और उ और री, और यहाँ पे लिया आ, तो हम पूरा ही लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। इनमें से किसी का भी मेल अगर किससे होता है, छ से होता है, तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि इन दोनों का मेल होने पे यहाँ पर एक नया वर्ण च का आगमन हो जाता है। आगे पीछे जो कुछ भी है वो ज्यों का त्यों हो जाएगा। अब इसमें क्या नियम बदला है इसने, ये देखो, कह रहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द के अंतिम वर्ण से जब मेल करता है तो एक नए वर्ण का आगमन हो जाता है। ये यहाँ पर ज्यों का त्यों आ जाएगा, ये यहाँ पर ज्यों का त्यों आ जाएगा। तो अब इसमें दो वर्ण मिले और एक वर्ण नया आ गया, तो इस नियम को मैंने नाम दिया है संतान नियम। दो लोग मिले, एक तीसरा उत्पन्न हो गया, तो ये हो गया संतान नियम, ठीक है। तो इसको याद रख लेना कि भाई छ वर्ण जब भी किसी से मिलता है वहां पे एक नया वर्ण आ जाता है, और वो नया वर्ण कौन सा है, च। तो यहाँ आपको शब्द मिल जाएगा। अब ये पता चल गया ना, तो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखो, शब्द आ गया आपका स्व, स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं। आगे शब्द दिया है छंद, अब छंद ऐसे लिखो या इसको बिंदी के साथ लिखो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही। तो ये यहाँ पर आपका नियम कहता है कि अंतिम वर्ण यहाँ क्या है, अ, और इसका मेल किससे हो रहा है, छ से। दोनों का मेल करने पर नए वर्ण का आगमन होगा, नया वर्ण आ गया, यहाँ पर ये पूरा का पूरा शब्द आ जाएगा और यहाँ पर पूरा का पूरा आ जाएगा। तो आप इसको जोड़ दीजिए, शब्द क्या हो गया, आधा च हो गया स्वच्छंद। अब ऐसे लिखो या फिर आप इसको ऐसे लिखो बिंदी के साथ। क्या मतलब हुआ स्वच्छंद का, छंद का मतलब क्या होता है, छंद का मतलब होता है आनंद। स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं। तो स्वच्छंद क्या है, जो स्वयं में आनंदित है, अर्थात आजाद। स्वयं में आनंदित कौन होता है, आजाद यानी स्वतंत्र। तो स्वच्छंद का मतलब स्वतंत्र से हो जाता है, जो स्वयं में स्वतंत्र है यानी अपनी मर्जी का मालिक। उतार लो। शब्द दिया हुआ है आपका अब वो छंद होता है, छंद का मतलब आनंदी तो होता है। जो छंद शब्द है, छंद का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। जब आप छंद पढ़ोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। देखो आगे शब्द दिया है जो आपकी वर्तनी शुद्धिकरण के लिए आता है, वृक्ष प्लस छाया, तो वृक्ष छाया शब्द बन गया। तरु प्लस छाया, पेड़ की, तो माती प्लस आच्छादन हो गया। एक नहीं सॉरी, ढकने से आता है, ढकना। और आच्छादन जो शब्द बनता है इसका मतलब होता है वस्त्र यानी ढकने वाला। तो ये वस्त्र का पर्यायवाची है, इसलिए ब्रैकेट में लिख लेना, परीक्षा में आता है। आच्छादन मतलब वस्त्र, कपड़ा, ठीक है, तन को ढकने वाला एक तरह से आता है। जैसे शब्द आ गया प्रति प्लस छाया, प्रतिच्छाया आ गया। अब इसी क्रम में यही वो शब्द है जहां पर आपका एक शब्द आता है अनुच्छेद और परिच्छेद। ध्यान रखिएगा, संधि के नियम के अनुसार अनुच्छेद या परिच्छेद में यह नियम लागू नहीं होता, लेकिन हमारी तमाम किताबों में और हमारे आजकल के YouTube पर सब लोग ये दोनों उदाहरण देते हैं। मैं हमेशा से मना करती आई हूँ, और इस पॉइंट को हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी ने फिर से उठा दिया, और जो मार्किंग की बात आई थी उसने अनुच्छेद को व्यंजन संधि का मतलब शब्द मानने से मना कर दिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा।
कि अगर आपकी यूपी की परीक्षा में आ जाए अनुच्छेद और परिच्छेद को मानने के लिए कहे, मतलब आपको कैसे समझना है, देखो सावधानी बरतनी है इन दोनों शब्दों पे। दरअसल ये शब्द हमें देखने में ऐसे लग जाते हैं, जैसे मान लो शब्द लिखा हुआ है परिच्छेद, जब हम लिखते हैं परिच्छेद और अनुच्छेद, ठीक है, तो इसमें ये अपने आप में ऐसे ही शब्द हैं, पर यहाँ पर क्या आपको दे देता है कि ये बना है परि प्लस छेद से, ठीक है, और ये बना है अनु प्लस छेद से। लेकिन इसमें हमारा संधि का नियम लागू नहीं होता। क्यों नियम लागू नहीं होता? ऐसे तो दिख रहा है आपको, आप कहेंगे मैम हो तो रहा है यहाँ पर कि अंतिम वर्ण ये आ रहा है लघु और इसका मेल छ से हो रहा है तो च उत्पन्न होना चाहिए, जो कि हो गया है, और यहाँ पे ऐसे ये आपका लघु और फिर ये तो यहाँ च उत्पन्न हो गया तो हो रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नियम लागू होने से हमारा नियम लागू नहीं होता, अर्थ भी चाहिए हमको। तो जैसे अभी हमने पढ़ा कि हमने जब शब्द यहाँ पर देखा, जैसे शब्द मैं आपको बताती हूँ ना, विच्छेद शब्द आप देखते हैं तो ये बनता है किससे? आपका वी प्लस छेद से। छेद का मतलब क्या होता है? किसी चीज में छेद करना या तोड़ना फोड़ना एक तरह से, और वी लगाकर शब्द बना है विच्छेद। विच्छेद का मतलब क्या होता है? शब्दों में छेद करना। वही तो था संधि विच्छेद जो आप करते हो, जो एक यौगिक शब्द बना दिया तो शब्द को तोड़ रहे हैं, तो यानी शब्द को तोड़ना, तो इसमें तो अर्थ आ जा रहा है इनका। लेकिन आप अनुच्छेद किसको कहते हैं? अनुच्छेद का क्या अर्थ है बताइए? आर्टिकल, यानी उस आर्टिकल का मतलब नियम है ना, ठीक है, तो यानी अनुच्छेद का अर्थ क्या है? नियम। अब बताइए अनु माने पीछे, भाव आ जाता है। चलो ये हम कह सकते हैं कि उपसर्ग है, और उपसर्ग का हम यहाँ पे भाव नहीं लेते, तो हम इसका भाव गौण करके भी देखते हैं, फिर छेद का मतलब तोड़ना आ जाएगा। तो नियम का मतलब उसमें क्या अर्थ आता है? नियम का मतलब तो रूल बन गया ना, एक नियम ऐसे काम करना है, तो उसमें तोड़ने फोड़ने से क्या मतलब है? यानी पीछे पीछे तोड़ना। अगर वो अपवाद होता तो भी कह देते हैं कि किसी नियम को तोड़ने वाला शब्द ही तो अपवाद कहलाता है, तो यानी अपवाद को भी हम अनुच्छेद नहीं कह रहे, अनुच्छेद तो अपने आप में ही नियम है, तो मतलब ये अर्थ नहीं लेता। तो जब अर्थ नहीं लेता तो यह शब्द नहीं बना हुआ है, और हरियाणा के एग्जाम में ये साफ मना कर दिया था कि यह शब्द हमारा व्यंजन संधि का नहीं है। उसी तरह से परिच्छेद, परिच्छेद किसको कहते हैं बताइए? परिच्छेद मतलब गद्यांश को कहते हैं, पैराग्राफ जो आप कहते हैं। अब पैराग्राफ में अब देखो, परि माने चारों ओर, छेद माने, तो यानी किसी गद्यांश के चारों ओर छेद करना परिच्छेद होता है क्या? नहीं होता, तो यानी अर्थ नहीं आ रहा इसमें। लेकिन वहीं पे हमने वृक्ष प्लस छाया लगाया, तो वृक्ष छाया मतलब वृक्ष की छाया, पूरा आ रहा है, हमारा सारे शब्द आ रहे हैं, तो बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ही हमें समझ में आता है कि ये दोनों शब्द नहीं है। पर अब सवाल उठता है कि अगर परीक्षा में आ गया तो कैसे करेंगे, या परीक्षा में कैसे आएगा? तो आपकी परीक्षा में यहाँ से अगर ऐसे हो, ये पूछा जाए कि निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, जैसे यहाँ पे दिया 3 शब्द दिए हुए हैं, तो अब ये पूछा जाए कि निम्न में से किस शब्द में व्यंजन संधि है, तो आप यहाँ पे क्या उत्तर देंगे? विच्छेद, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि इनमें ना विच्छेद शब्द दिया। या फिर ऐसे आ जाए कि आपके 2 विकल्प दिए हुए हैं, एक लिखा हुआ है आपका तरुच्छाया और एक लिखा हुआ है आपका वृक्ष छाया, और एक लिखा हुआ है विच्छेद और एक लिखा हुआ है अनुच्छेद। तो इसमें से अगर, या फिर मान लो कि कोई और दूसरा, और आपको कहा जाए कि ये शब्द नहीं, जैसे मान लो सपोज करो ऐसा प्रश्न दिया है कि एक शब्द आ गया आपका हिमालय और एक शब्द आ गया उमेश, ठीक है, 4 शब्द हो गए, और एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये आपके 4 शब्द हो गए, और आपसे प्रश्न कर रहा है कि इसमें से व्यंजन संधि बताइए किस में है। तो आपको यहाँ पे 2 विकल्पों में दिखाई देगी कि व्यंजन संधि 2 विकल्पों में है। तो ऐसी स्थिति में ये मत सोचना कि दोनों में से कोई सा भी लगाया होगे तो प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, मतलब आपको नंबर मिल जाएगा। आपको ये चुनना होगा, अर्थ की मदद ले लेना कि यहाँ पर विच्छेद है तो उत्तर ये लगा के आना। अब मान लो प्रश्न ये बदल जाए और यहाँ पे आपको दे दिया एक शब्द मनोहर, और आपसे पूछे कि बताइए इसमें विसर्ग व्यंजन संधि कौन सी है, तो फिर आपको उत्तर क्या लगाना होगा? अनुच्छेद, भले ही इसमें चाहे ना हो, क्योंकि 4 विकल्प आ गए हैं, तो आपको ये ध्यान देना है। तो विकल्प पर ये ध्यान रखिएगा। अगर कभी परीक्षा में आपको 2 विकल्प इस तरह से मिले तो आपको अर्थ का सहारा लेना है, ये इन्हीं शब्द नहीं है और दूसरे शब्दों के साथ भी, समझ गए ना? मनोज में आपकी विसर्ग संधि होगी, मन प्लस ज, ठीक है, मनोज से जो बनता है मन प्लस ज, ज माने जन्म लेना, मन माने मन में, जो मन में जन्म लेता है, तो शब्द बन जाएगा मनोज। और मनोज किसका पर्यायवाची है? कामदेव का। तो काम कहाँ उत्पन्न होता है? वो मन में ही तो होता है, ठीक है। ऑनलाइन में छात्र कह रहे हैं लेकिन पुरानी बुक में नई बुक में मैंने हटा दिया, इसलिए आप लोगों को बताया। तो आपको अपने हाथ से लिखना है कि अनुच्छेद और परिच्छेद में परिस्थिति के अनुसार ही व्यंजन संधि लगानी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये आप पॉइंट लिख लीजिए। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, थोड़ा सा इसमें एक नियम रह गया है, इसको